बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस साल के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं और गुज़िश्ता 7 साल से जो केस सुना जा रहा था, जिसकी 96 समाअतें हुई हैं और 2014 में पहली बार अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंडिंग से मुतालिक केस को इलेक्शन कमीशन में ले गए कि ये फंडिंग के ज़राए जो हैं ये पता कराए जाएं, क्योंकि उनके ऊपर शुबहात थे। और आज बहरहाल स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फंडिंग के हवाले से आई है, उसमें जो अहम नुकात सामने आए हैं वो भी बहुत इंकशाफात ही उनको कहा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी फंडिंग के वो जराए बताने में नाकाम रही है जो कि उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछे थे और बार बार पूछे थे, और गुज़िश्ता 7 बरस में ये सवालात जो है वो पूछे जाते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 अकाउंट्स जाहिर नहीं किए, ये रिपोर्ट कह रही है, जो कि स्क्रूटनी कमेटी की इलेक्शन कमीशन के सामने आई है। पीटीआई ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ रुपए की रकम छुपाई है। तहरीक इंसाफ की साल 12-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख का न होना अकाउंटिंग के मयार के खिलाफ करार दिया जाता है। ऑडिट फर्म की फराहम की गई कैश रसीदें भी बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। दरखास्त गुजार की जानिब से मांगी गई बैंक स्टेटमेंट्स फराहम करने में भी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया है। स्क्रूटनी कमेटी को तहरीक इंसाफ कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई है। यही वजह है शायद कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हुई, वो बार बार ये कहती रही कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर, जो उनके वकील थे शाखावर साहब, वो बार बार ये कहते रहे कि ये जो रिपोर्ट है इसको मंजर आम पर लाने से रोका जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो अब तमाम रिपोर्ट्स हैं वो जाहिर कर दी हैं। 53 के करीब अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर नहीं किए कि उनके अंदर रकम कहाँ से आई, और खास करके अमेरिका की जो डिटेल्स हैं वो भी दस्तयाब नहीं है। यूएई, डेनमार्क, बहुत सारे ममालिक जो है उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं है। तो अब ये एक बड़ा केस है, क्या इसको कहें कि पाकिस्तान की सियासत का पानामा केस है, यानी पानामा जैसा केस है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह और उनके खानदान पे लगा था। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे कि ये कहां तक जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मॉरल अथॉरिटी है, जो अखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि वो उनका ब्रांड चोर ब्रांड नहीं है, डाकू ब्रांड नहीं है, क्या उसके ऊपर भी कोई हर्फ आएगा? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे और आगे जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान जो है उनके असासे जो है वो एकदम से कितने बढ़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्तलिफ जो आज अपोजिशन रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और उन्होंने क्या कहा है इन फाइंडिंग्स के ऊपर, जरा वो सुन लीजिए। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। इतना बड़ा फ्रॉड किसी सियासी जमात ने ना किया है ना कोई कर सकेगा। मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि अपने ज़राए आमदनी में जो 1000 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है उसके ज़राए कौम के सामने पेश करे। इन लोगों ने 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं। पैसे मांगते हैं हॉस्पिटल के लिए, चेक लिखवाते हैं पीटीआई के लिए। ये वो चोर है, ये वो ठग है। जो इन्होंने एक झूठा ब्रांड बेचा है, वो ब्रांड इनका जो है वो मस्क हो जाएगी उसकी शक्ल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमेटीज बन चुकी हैं। उन स्क्रूटनी कमेटी से भी जो रिपोर्ट है वो भी तलब की जानी चाहिए। ये आप सुन रहे थे जो मुख्तलिफ जमातों ने कहा। असद उमर साहब का जवाब भी सुना। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जवाब दिया इन 53 अकाउंट्स के हवाले से। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। 6 अकाउंट्स हैं पीटीआई के। ये जो 18 अकाउंट्स हैं इनमें से 8 डिक्लेयर्ड हैं और 10 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई के उस तरह से अकाउंट नहीं है। जो 6 अकाउंट्स हैं
وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں. 4 اکاؤنٹس ہیں, وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. 16 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے وہ ڈبل کاؤنٹ ہو گئی, ڈپلیسٹی کر دی گئی کہ وہ 16 کروڑ روپیہ اس اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا اور دوسرے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا. جو 15 کروڑ روپے کا ڈبل جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے. یہ یو آئی ہے, ٹی ایل پی ہے, باقی جماعتیں, ان کی سکروٹنی نہیں ہو رہی. سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ رقم کیوں چھپائی, اس کے ذرائع کیوں نہیں بتائے, اور کیا یہ کیس آگے جا کے خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. قمر دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر رہے ہیں. جناب یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور پنجاب کی کابینہ کے رکن بھی ہیں. محترمہ عظما بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں پنجاب کی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور رکن صوبائی اسمبلی بھی جناب قادر مندوخیل صاحب, جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور الیکشن کمیشن کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ان سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے دلشاد صاحب, قمر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, قانونی حیثیت کیا ہے, مشکلات کیا ہوں گی, ذرا اس پہ بتائیے گا. دیکھا جی, اصولی طور پر جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ کوئی این جی او کمیٹی نہیں ہے, وہ باقاعدہ حکومت کے انتہائی سینئر ترین آفیسر جو ہے وہ اس کے ممبر ہے. اس میں آڈیٹر جنرل پاکستان کے 2 انتہائی قابل ترین جو ہے ممبر وہ اس کے ممبر ہیں. اب اسی طرح اکاؤنٹنٹ جنرل کے بھی ہیں اور باقی اداروں کے بھی ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آرٹیکل 220 کے تحت باقی اداروں سے بھی معاونت حاصل کی تھی, تو تمام اس کے ممبر ہیں. یہ ایک سرکاری طور پر بھی دیکھا جائے بھی اور الیکشن کمیشن کے بھی انتہائی قابل ترین افسران پر مشتمل ہے. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی 2.5-3 سال کے بعد, انہوں نے جو اپنے جو آپ نے جو انٹروڈکشن ریمارکس میں بتایا ہے, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موقف ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب 53 جو اکاؤنٹ ہے وہ پوشیدہ رکھے گئے, وہ نہیں دکھائے گئے, ظاہر نہیں کیے گئے, اور اسی طرح 32.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بھی پوشیدہ رکھا گیا. 1.5 ارب ہے وہ بھی تمام رپورٹیں اب نے آ چکی ہے. اور یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور کینیڈا میں جو ہمارے بینکوں میں جو ان کے اکاؤنٹ ہے وہاں تک ہمیں رسائی نہیں دی گئی. یعنی بہت سیریس مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ نیدرلینڈ کینیڈا میں جو اتنا بڑا سکندر سامنے آ رہا ہے کہ وہاں تو جس نے فارن فنڈنگ کی ہے وہی انتہائی سیریس معاملہ ہو گیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا دیا ہے کہ جی جو تمام جو ہے بے قاعدگی بے ضابطگی کے ساتھ اور فارن فنڈنگ کے بارے میں, ممنوع فنڈنگ کے بارے میں ساری رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے. تو اب یہ طریقہ دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے دونوں پارٹیوں کے دونوں فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. ان کے وکلاء جو ہیں اس پر دلائل دیں گے, اپنے جو بھی انہوں نے ڈیفینس کرنا ہے. لیکن ہمیں حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے انتہائی سینئر جو وکیل ہے شاہ خاور صاحب, ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, انہوں نے پارٹی کے حکم کے مطابق 15 دن کی مہلت مانگی. تو کیوں مانگی مہلت آپ نے؟ آپ 2.5-3 سال تک تو اسکروٹنی کمیٹی میں پیش ہوتے رہے, ایک آپ نے تمام ڈاکومنٹ پہ بحث کی ہوئی ہے. بالکل دلشاد صاحب, دوسرا یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے کہ ایک پارٹی کے اگر فنڈ سامنے نہیں آتے یا اس میں کوئی بے قاعدگیاں آتی ہیں, بے ضابطگیاں آتی ہیں, تو کیا سزا ہو سکتی ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے قانونی اعتبار سے جماعت کو؟ اس میں سب سے بڑی سزا, اس میں سب سے بڑا ایک واقعہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کا اختیارات ہے, جو فارن ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. وہ ممنوع فنڈنگ کو وہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 204 جو ہے بڑا واضح ہے, وہ بحقی سرکار ضبط کر لیے جاتے ہیں. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہاں ضبط ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب ایک ممنوع فنڈنگ کا ایک ضبط ہو گیا, ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی سیکشن 215 کے تحت اس کا سمبل جو ہے پارٹی کی رجسٹریشن کا وہ واپس لے سکتا ہے. اور پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ سمبل کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے. اگر سمبل گیا تو پارٹی بھی گئی. تو یہ سارے معاملے بڑے گمبھیر, بڑے پیچیدہ, یہ ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات. اب ایک اور آگے تک میں آگے بتاتا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان نے بطور چیئرمین تحریک انصاف کے چیئرمین دستخط کیے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نیچے کہ جناب جو بھی اس کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ درست ہیں اور اس میں کوئی بھی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے, تو وہ ان کا حلف نامہ جو ہے
वो भी सवालिया निशान बन जाएगा। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जजमेंट सुनने के बाद, दोनों पार्टियों के फरक़ैन सुनने के बाद सिफारिशात या जो रिपोर्ट आई इसकी वो तौसीक करते हुए इनकी ममनुआ फंडिंग जब्त कर लेता है ठीक। और वो भी इख्तियारात है, तो फिर वो अपना रिसिवर वापस ले सकता है, तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान बन जाएगा और मुल्क में एक आईनी और कानूनी बुरहान पैदा हो जाएगा। तमाम मेंबर आजाद हो जाएंगे। पार्टी का सिंबल नहीं रहा तो मेंबर आजाद। तो सर इस पे फैसला कब तक हो सकता है, क्योंकि अब इसके ऊपर अपील होगी, तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को, और उसमें भी वक्त लगेगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन जल्दी फैसला कर सकता है? ये हमारी इतला के मुताबिक ये जो 15 दिन की जो उन्होंने टाइम ज़ाया किया बिला वजह, वो 15 दिन के बाद जिसकी डे टू डे हियरिंग हो जाएगी। इसके बाद अकबर बाबर के वकील पेश होंगे और वो जाके फरवरी के पहले हफ्ते तक इसका फैसला आ जाएगा। और फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर फैसला आता है तो उनको बाकायदा रास्ता खुला है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इनके इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक कर दी तो फिर मुल्क के अंदर एक नया आईनी कानूनी बुरहान पैदा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कमर दिलशाद साहब अपनी माहिराना राय हमें दे रहे थे, जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, कई साल तक अहम ओहदे पर रहे हैं। हमारे साथ यावर बुखारी साहब भी हैं, उस्मा बुखारी साहबा और कादिर मंदुखेल साहब भी हैं। पहले यावर बुखारी साहब आपके पास आऊंगी और आपको खुश आमदीद भी हमारे शो पे, आप पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने डिफेंस के लिए क्या है, क्योंकि एक बयानिया जो कि पहले दिन से हम सुन रहे थे और सुनते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई ऐसा चोर उचक्के का कोई लेबल नहीं है, कोई डाके की कोई ऐसी चीज नहीं है, यानी मॉरल अथॉरिटी को इस रिपोर्ट ने चैलेंज कर दिया है, तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आसमा, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपके प्रोग्राम में आज आपने पहली दावत दी। लेकिन आप ये स्क्रूटनी रिपोर्ट देखें ना, ये मीडिया की रिपोर्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। और कमर रशीद साहब इतने सीनियर हमारे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो जितने वसूख के साथ बातें कर रहे हैं, दैट इज ऑल जो नजर मुझे आ रहा है इट्स ऑन हेयर से। जो बात क्लियर कट है, जो स्क्रूटनी रिपोर्ट है उसके अंदर 26 अकाउंट्स का जिक्र है, ठीक है जी। और वो जो टोटल रकम की बात की जा रही है वो 1 अरब 68 करोड़ रुपीस की बात की जा रही है जी। और फिर वो अकाउंट्स के ऊपर जब वो बहस हुई है, उसके ऊपर जब बात हुई है, तो उसके अंदर सिर्फ 8 अकाउंट्स जो एक्टिव अकाउंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग बिल्कुल हर चीज का जवाब देंगे। जहां तक बात है बाकी 10 अकाउंट्स की, जो 26 में से 8 तो हमारे है ही नहीं, हमने कह दिए। और वो जो पीछे 18 अकाउंट रह गए, 8 एक्टिव हैं, 6 सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, वो आपको फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है। 4 अकाउंट्स हुए जिससे हमारा ला ताल्लुकी हम लोगों ने इख्तियार की है। जहां तक सर मैं एक छोटी सी आपको करेक्शन, कलामी माफसर जो आप कह रहे हैं वो आपकी पार्टी का जाहिर है मौकफ है, फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन 2013-8 से लेके जो 9 के 77 अकाउंट्स थे, जिनमें से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए हैं। 53 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में इत्तलात या तफसीलात मौजूद नहीं है। ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। 26 अकाउंट है ना सर आसमान, चलिए 26 मैं बात कर रहा हूं कि स्क्रूटनी कमेटी ने 26 अकाउंट का इजहार किया है, ठीक है ना जी। लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग इसको हाई मॉरल ग्राउंड ले लें। ये एक टेस्ट केस है पूरे स्टेट के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए भी एक टेस्ट केस है, जिसके अंदर हम लोगों को चाहिए है कि अपनी अवाम को हर चीज हम खोल के शफाफियत के साथ दिखाएं। और यहां पे इलेक्शन कमीशन की भी ड्यूटी बनती है कि इलेक्शन कमीशन अगर हमें सारी पार्टीज के अकाउंट्स को खोले, एक एक चीज का तजिया करे और अवाम को बताए कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। और बिल्कुल वाज़ेह, जिसके अंदर अगर पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी पार्टी है, देखिए ये शफाफियत करनी जरूरी है, क्योंकि बात नहीं होती तो सियासी पार्टियों के ऊपर गालियां भी आती है। हम लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करके हम एक सिस्टम को कमजोर, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे बिल्कुल सही है जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी डिटेल के साथ इस पे यूं आया है कि सबकी शफाफियत सामने आनी चाहिए। उस्मा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सियासी जमातें, सियासी रहनुमा, ये सब अवाम के सामने जवाबदेह हैं और उनका सब कुछ अवाम के सामने होता है और होना चाहिए। लेकिन आज क्या ये जो 53 अकाउंट्स की स्टोरी है, कल आपकी पार्टी के भी फंडिंग के जो मामलात हैं वो भी सामने आ जाएंगे। आज के बारे में आप स्क्रूटनी कमेटी से मुतमईन हैं रिपोर्ट से?
بہت شکریہ آسما. دیکھیے بالکل مجھے میری ایکو آ رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر آپ پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو چیک کریں تو جتنی فنڈنگ اور خاص طور پر فورن فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی اکٹھی کرتی ہے, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. سو بالکل ہم نے جو ریکارڈ جمع کرایا ہے اس میں کوئی پرابلم ہوگی, ہماری بھی رپورٹ سامنے آ جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ کسی نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہے. یہ اکبر ایس بابر صاحب پچھلے 7.5 سال سے یہ گلی گلی جو ہے وہ دروازے یہ جو ہے وہ لے کے پھر رہے تھے. اور اکبر ایس بابر کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو ان کے بانی ممبر ہیں اور جن کے سامنے یہ سب ہوتا رہا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ جو برانڈ عمران خان ہے وہ ایک گرینڈ فراڈ ہے, اور اس گرینڈ فراڈ نے پاکستان کے ساتھ زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ لے کر اس کے نام کے اوپر پالیٹکس کی اور وہ فنڈز کھائے. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ابھی یاور بخاری صاحب نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے, پتہ نہیں ریاست کے لیے کس کے لیے. کیوں بھائی یہ ٹیسٹ کیس صرف عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جو دوسروں کو اور ان کی پارٹی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. آج ان کا عالم یہ ہے کہ جو الزام انہوں نے دوسروں پہ لگایا وہ آج پلٹ کے ان کے اوپر واپس آ رہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جو ہے وہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کریں, شہباز شریف کے بچے پاکستان میں جو ہے وہ کاروبار کریں تب پرابلم, نواز شریف کے بچے باہر کاروبار کریں تب پرابلم, لیکن یہاں خسرو بختیار اس کا بھائی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے عیاشی کرے کوئی مسئلہ نہیں. رزاق داؤد صاحب جو ہیں ان کی وہ پوری فیملی کے ساتھ بزنس کرے. آپ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہی ہیں عظما, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, ہم اس سے مطمئن ہیں اور اس کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے جو کہ لیگل اوپینین ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کی جماعت کیا کوئی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہمیں ہر فورم پہ جانا ہے اور کیوں نہ جائیں ہم. جو اگر آپ کو یاد ہو یہ 3 لفظ بڑے آپ نے آج انٹرو میں جب بولے تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا, ذرائع, منی ٹریل, رسیدیں, کچھ سنا نہیں لگتا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر ایک 3 دفعہ کے الیکٹڈ پاکستان کی سیاست میں خیالی تنخواہ پہ صحیح ہے, ٹھیک, ہاں اگر 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بیٹے سے خیالی تنخواہ بلیکس لا ڈکشنری کے مطابق جو وہ لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لی, اس پہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. مگر انہوں نے چھپایا تو انہوں نے بھی اقامہ چھپایا تو تھا نا, اقامہ تو چھپایا تھا نا عظما انہوں نے بھی. نہیں اقامہ چھپانے والی بات نہیں ہے, وہ ڈکلیئر تھا ان کے پیپرز کے اندر. انہوں نے کہا کہ آپ نے تنخواہ لینی تھی لیکن آپ نے لی نہیں تھی. اب ذرا ان کے کیس کے اوپر آ جائیں کہ انہوں نے بھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اتنے وہ اکاؤنٹس جو ہیں ہم نے لا تعلقی کر لی ہے, اتنے اکاؤنٹس بند تھے. او بھائی فراڈ کر کے اکاؤنٹ بند کر دیے تو ہم مان جائیں کہ آپ کا فراڈ ختم ہو گیا. آپ اکاؤنٹ بند کریں, آپ نے کام لے لیا اس سے. بلا شبہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اور یہ رپورٹ جو ہے یہ سیاسی پناما ہے, اور سیاسی پناما کے اندر بغیر پناما میں نواز شریف کا نام آئے, اگر نواز شریف نائل ہو سکتے ہیں تو اس سیاسی پناما کے اندر جو ہے وہ بالکل اس کے اندر وزیر اعظم جو ان کی پارٹی پوری وہ لپیٹی جانی چاہیے. اچھا, یہ تو آپ کی خواہش ہے نا, ابھی تو بہت سے مرحلے ہیں جس کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کرنا ہے. ابھی 15 دن تو انہوں نے ہو سکتا ہے وہ ثابت کر دیں کہ 32 کروڑ کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے اور کہاں ذرائع بتا دیں, وہ ہو سکتا ہے یہ امکان موجود ہے. ابھی ایک اور چیز بھی پینڈنگ ہے نا, ابھی ایک اور چیز بھی پینڈنگ ہے. اگر آپ کو یاد ہو حنیف عباسی صاحب والے کیس میں سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے الیکشن کمیشن میں جائیں, وہاں جا کے یہ بات کریں. اور خواجہ آصف کی شوکت خانم کے حوالے سے جو آف شور کمپنی بابا یا آف شور عمران خان نے بنائی تھی سب سے پہلے, وہ آج بھی پینڈنگ پڑی ہے کسی ڈسٹ بن کے اندر. تو یہ تمام ڈاٹس جوڑے آپ کو تصویر سامنے نظر نہیں آ رہی. بالکل, ابھی تصویریں تو بڑی آ رہی ہیں کیونکہ اب دن ایسے آگے. قادر مندوخیل صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کی جماعت نے تو ابھی پریس کانفرنس بھی کی اور ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 32 کروڑ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ موجود نہیں ہے, لہٰذا اس پارٹی کو رخصت ہو جانا چاہیے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاناما بن سکتا ہے پاکستان کی سیاست کا ایک اور پاناما؟ بہت شکریہ آسما بی بی. پیپلز پارٹی کا رکن کے ساتھ ساتھ میں ایک وکیل بھی ہوں اور میں تھوڑا سا آپ کو قانونی دلائل دینا چاہوں گا. پچھلے الیکشن میں میرے ساتھ این پی کے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ جو پرانا تھا وہ شو کیا تھا, جبکہ الیکشن کمیشن کا رول یہ تھا کہ فریش اکاؤنٹ کھولنا ہے. اس کو ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں, تو اس غریب نے پرانا اکاؤنٹ شو کیا. اس بات پہ وہ ڈسکوالیفائنگ پیپر اس کے مسترد ہو گئے, وہ الیکشن دور سے دور ہو گئے.
अभी आपकी जो टीवी स्क्रीन में बता रहे हैं कि 53 अकाउंट उन्होंने जाहिर नहीं किए। मैंने आपको एक मिसाल दी है, 53 अकाउंट जाहिर नहीं किए तो वो पार्टी स्टैंड कहाँ कर रही है, और 7.5 साल गुजर गए और कितने साल गुजरना है। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं आपको हवाला दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके स्टूडियो में ये सारा सामान पड़ा हुआ है, अब कोई सोफा उठा के ले जाए, कोई टीवी उठा के ले जाए, कोई एसी उठा के ले जाए, मैं एक रिमोट अगर मैं उठा के ले जाऊं और मैं दरवाजे पे पकड़ जाऊं तो मैं ये नहीं, कानून की बात बता रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि वो फलां तो एसी उठा के ले गया, फलां स्क्रीन उठा के लिया, फलां तो आप ये कह रहे हैं कि चोरी धेले की हो तो भी चोरी है और अगर अरबों की हो तो भी चोरी है, ये आप कह रहे हैं। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चोरी ये है कि जब वो मुझसे रिमोट पकड़ा गया जाता है तो मैंने अपना जवाब देना है। मैंने ये नहीं बोला कि वो टीवी ले गया, वो एसी ले गया, वो फलां ले गया। कानून ये है कि आपने जो आपसे रिमोट पकड़ा गया ये आप क्यों ले गए, आप चोरी के यान के 7.5 साल बाद जो इनके खिलाफ सारी चीजें आ गई है, ठीक। अब वो ये कहता है कि पीपल्स पार्टी का ले लो, उसके बिल भाई पीपल्स पार्टी का ये सारी चीजें 7.5 साल में जब आपकी गर्दन तक पूरे ग्रिप आ गई है, अब आपको याद आई, हम तो देने को तैयार है। लेकिन आसमा एक बात और कहना चाह रहा हूं, ये 32 करोड़ का मामला नहीं है। क्या अलीमा बीबी के अकाउंट से जो 70 अरब आए थे वो क्या थे, वो यही ज़कात फितरे थे। क्या उसकी दूसरी बैंक से 40 अरब जो है, जो FBI ने बकायदा 25% जुर्माना लगा के वाइट कर। सर अभी हम इसकी स्क्रूटनी तक रहते हैं ना, अभी तो हम इसके जो अकाउंट्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसकी स्क्रूटनी तक रहते हैं। अभी तक उसकी डिटेल्स जब आएंगी तो हम उसके ऊपर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबित कर सकती है कि उसके अकाउंट्स जो है वो सही उसके जराए हैं, वो कोई ऐसे वैसे जराए नहीं है। ठीक है, पहले मैं इस बात की मुखालफत, मैंने आपको मिसाल दी है कि जो मुझसे रिमोट पकड़ा गया तो मैं टीवी और फ्रिज चोरी वाले की बात नहीं करूंगा, मुझे अपना जवाब देना है। ठीक बात। लेकिन अगर वो टीवी फ्रिज वाले की बात आ जाती है तो जरूर उसका हिसाब भी लेना चाहिए। मगर आप कानून में आप ये नहीं कह सकते हो कि पहले उसके हिसाब ले लो। जब इनकी चोरी पकड़ी गई 7.5 साल में, उनके बानी रुकन इनके नाक के नीचे सारी चोरी फंडिंग होती रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं यावर बुखारी साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं ब्रेक पे चली जाऊं। तो आपने दोनों की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि चोरी तो पकड़ी गई। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड इस बात पे करूंगा कि मैं बिल्कुल करूंगा। देखें, जहां तक पैनामा था वहां पे तो नवाज शरीफ की क्लियर कट चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया। मरियम की बातें जो है कि मेरा बरतानिया में क्या, मेरा पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, मैं अगर पीपल्स पार्टी में हूं मैं नून को करता रहूं, मैं नून में हूं मैं पीपल्स पार्टी को रगड़ता रहूं। देखें, ये लोग बाबाए वो डाकू कौम है कि जिनने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क का सत्यानाश किया, इस मुल्क के इदारों को मादा परस्त बनाया, जो कायदे आजम के बाद से लेकर और इन लोगों की हुकूमत से पहले तक जो हमारे इदारे थे वो काबिल फख्र थे। आज आप इदारों को देखें, कहीं किसी जगह के ऊपर भी कोई बंदा ऐसा नहीं है जो पैसा लेना ना छोड़े। जहां तक बात करते हैं 32 करोड़ रुपए की, मैं उसकी 31 करोड़ रुपए की मैं जवाब देता हूं कि उसकी डबल एंट्री है। डबल एंट्री को इन लोगों ने डुप्लीकेट करके उसको 16 करोड़ रुपए की है और 15 करोड़ रुपए की है। लेकिन सर आपके वकील ने आज ऐसी कोई बात नहीं की है कि वो डबल, वो चीजें हम दिखा देंगे। वो आपके वकील ने आज कोई ऐसी बात नहीं की है कि वो इशू नहीं है। ठीक, देखिए वो इशू नहीं है। अगर वो डबल एंट्री, जाहिर है आपको 15 दिन मिलेंगे अभी, उसमें आप बात कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं कि जहां पे हम गलत हैं तो हम गलत हैं। लेकिन ये चोर अपने आप को, जो चोरियों से अपने आप को बिला जिम्मा करने के चक्कर में रहते हैं कि इमरान खान ये नवाज शरीफ से बड़ा डाकू तो इस मुल्क में, अब शहबाज शरीफ से बड़ा डाकू तो गुजरा कोई नहीं है। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, बातें कर रही है एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसमें आज पहला अगर कहा जाए कि ये इस तरह का इल्जाम लगा है, वो यानी कि सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन सरकारी इदारा है उसने ये दिया है और एटोनमस बॉडी है, उसका सियासत पे क्या असर होगा, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उस्मान बुखारी साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अब जाहिर है कि एक PMLN पे इल्जामात लगते रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पे इस तरह का कोई इल्जाम नहीं था और अदालत ने सादिक और अमीन खान साहब को भी करार दिया था। तो ये पहला एक तरह से कहा जा सकता है कि इल्जाम है। वजह क्या है? टाइमिंग बहुत अहम है इसकी, नहीं? देखिए, पहले तो आसमा मुझे एतराज है आपका पहला इल्जाम पे। मतलब आप आटा चीनी चोरी हमारी जो है वो आप भूल गई, आप हमारा जो है वो रिंग रोड भूल गई, आप हमारी जो है वो अद्वियात का स्कैंडल भूल गई, आप हमारा
31 दिन का जो है वो महीना भूल गई, हमारी फजिंग भूल गई बिलों के अंदर। मतलब और कितनी लंबी आपको लाइन सुनाऊं जो आपको चाहिए। अब पहली बात यह है कि बड़ी अजीब बात यह है कि दूसरों को चोर कहने वालों को ये याद नहीं रहता कि ये जो है ये ना पाकिस्तान की कौम पागल है और ना हकायक जो है वो छुप सकते हैं। अब लोग खुद लोगों की जो है वो पहली अबाव अजदाद कहाँ होते थे, दूसरे अब कहाँ हैं, अब आके वो जो है वो लोगों को बातें करते थकते नहीं है। तो वो जरा अपनी जो है वो जरा अपनी तरफ ध्यान रखा करें कि वो क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि हर एक बात का जवाब दूसरे के पास मौजूद होता है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब जो बहुत गरीब और मतलब आज तक मुझे कोई बता दे इमरान खान की ज़राए आमदन क्या है। ये हम में से हर बंदा पूछ रहा है पिछले इतने सालों से। इमरान खान की जो है वो 2013 और 2018 के बीच में 1 करोड़ से 1 अरब रुपए जो है वो उनकी मालियत हो गई उनकी जो पूरी उनकी चीजें असासों की। हमने उसका सवाल पूछा, आज तक नहीं मिला। उसके बाद अब पूछ रहे हैं अब जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, जो उनके 1000% ज्यादा इजाफा हुआ है उनके। आप रेफर करिए कि 2,82,000 थे साल 2018 में, टैक्सेस 2019 में 98,54,000। हमारे पास तफसीलात नहीं है, हो सकता है उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, वो तो असासों की तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। अच्छा नहीं, प्रॉपर्टी बेचने से इतना टैक्स जो है वो कटता है, क्या बात कर रही हो। इसका मतलब यह है कि या पहले झूठ बोला था और छुपाया था, और या जो है ये अब झूठ बोल रहे हैं। और अभी तो तोशा खाना का जवाब देना है। दूसरों से जवाब लेने वाले पहले अपने गिरबान में तो झांके, जिनकी हर चीज खुफिया है, जिनको हर चीज के ऊपर पर्दा डालने की आदत है। और ये जो साकिब निसार साहब ने मेहरबानी फरमाई थी ना इस मुल्क और कौम पे, इस मूरत को जो है वो हम पे मुसल्लत करने के लिए, जिसकी फेक एनओसी साबित नहीं हुई थी, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है कि फेक एनओसी जो है उसके ऊपर इमरान खान ने अपना 300 कनाल का महल बनाया, उसके बावजूद वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ। वो जाहिर है वो उस वक्त पता चल रहा था और समझ में आ गई है कि वो मुल्क को बहुत जरूरत थी ना उस वक्त ये साफ चली शफाफ चली की। और ये साफ अच्छा, कादर मंजूर साहब उस्मा बीबी तो बात उस्मा बीबी तो सारे बातें कर रही है, सही बात है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे। और टाइमिंग की बात करें हम, ये 7 साल से केस था, लेकिन इसका फाइनल जो फैसला है या कमेटी की रिपोर्ट है वो 2022 के जनवरी में आई है। वजह क्या है कि अब आई है इतनी देर से? वो मिसाल बड़ा खतरनाक है, वो नाराज हो जाएगा पीटीआई का दोस्त, मैं वो नहीं सुनना चाहता हूं। एग्जैक्टली 3.5 साल बाद फैसल वाडा साहब का केस भी ऑर्डर पे आ गया, जो के नबी को ऑर्डर पे आ गया, जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैंने दाखिल किया था, वो मेरी समरी सीट तो छोड़ गया और सेनेट के खिलाफ भी मैंने किया था, जो 3.5 साल बाद बारी आ रही है। मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब की बात में थोड़ी वजन है कि शायद इनकी सर से छतरी हट गई है पुख्तनख्वा के इलेक्शन के हवाले से जो करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जब छतरी हट गई है तो चारों तरफ से इनकी मुसीबतें जो ना वो खुद ब खुद जो अगलों ने दबा के रखी थी वो उभर के सामने आ रही है। और दूसरी बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यकीनन बिल्कुल जो कन्वर दिलशाद साहब ने बताया था का सेक्शन 215 के तहत मैं कहूंगा कि जब इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी तो इनके सारे एमपीए एमएनए वैसे ही खत्म हो जाएंगे, या तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या वो आजाद डिक्लेयर कर देंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। सवाल ये है कि इतना देर से पाकिस्तान दुनिया में जुडिशियल सिस्टम में 128 नंबर पे है। अब आप मुझे बताओ 128 नंबर पे हमारी जुडिशरी है, इसी वजह से है कि हमारे यहाँ इंसाफ नहीं। मुझे 28-29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, मैं अच्छा, खुद रो रहा हूँ। आपने ये कहा कि सबके सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब ये यावर बुखारी साहब, ये एक बहुत आसमाई खबर जी आसमाई खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जी। मैंने अभी सुना है अकबर एस बाबर साहब को, उन्होंने कहा है कि वो 4 मुलाजिम, जो टी बॉय है, एक जो है कैशियर है और 2 और मुलाजिम है, उनकी तो रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है, जिन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है कि पैसे उनके करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आए और उसकी पीटीआई बोर्ड ने मंजूरी दी, जिसके ऊपर इमरान खान और आरिफ अलवी के साइन मौजूद हैं। अच्छा, अभी उन 4 मुलाजमों की और उन अकाउंट्स का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है, उसको अभी वापस बाहर आना है। बुखारी साहब भी ये फालूदे वाले, छाबड़ी वाले, रिक्शे वाले, ये सारे सर आपकी पार्टी में भी निकल आए, या तो मुलाजिम निकल आ रहे हैं। आसमा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ना कि हर बात का जवाब होता है हमारे पास। एक भाई कहता है नेशनल असेंबली में कि मेरा बाप अरबपति था, दूसरा भाई कहता है मेरा बाप एक गरीब किसान था। तो ये बाप दादा की जो बातें करती है ना मेरी बहन, तो इन लोगों ने अपने बाप दादा के बारे में ये बातें की है, तो एक सच्चा और दूसरा झूठा है,
छोटा सच्चा और बड़ा झूठा है कौन है अभी बता दें। वहां पे हुसैन और हसन बैठे हुए हैं दोनों, और उन लोगों की आप इंटरव्यू सुन ले सारे, तो एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और तीसरा झूठ, और वो बातें इस तरीके से निकलती हैं। फिर जो यहाँ पे इनकी मैडम बैठी हुई हैं वो कहती है मेरी बरतानिया में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर कहां पे झूठ है? आप अब देखें अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, और ये कहां से आई? इनकी हुकूमत में आने से पहले 82 से पहले प्रॉपर्टीज देख ले, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज आप देखें, जितनी फैक्ट्रीज लगी, जितनी स्पीड से लगी, जिस तरीके से कर्जे बैंकों से मंजूर करवाए गए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हुकूमत में बैठे हुए इन लोगों ने ये काम किया, इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। और जितने यहाँ पे बिजली घर बने, आज आपका जो सर्कुलर डेटा, इट्स बिकॉज के जो आपको यहाँ पे कैपेसिटी सर वो ये कह रही है कि आपके सर से छतरी उठ गई है। लेकिन जहां तक बात है टी बॉयज की, आसमा, जहां तक बात है टी बॉयज की और इसकी, अगर कोई है बिल्कुल सामने आना चाहिए। देखिए मैं इस बात के हक में हूं कि अवाम को क्लियर चीजें दिखाई जाए। ये जो नहीं है कि हमारा 7,000 रुपए का एक बंदा था, वो इन लोगों का शरीफ खानदान वालों का, और उसके अकाउंट में 1.5 अरब रुपया आ रहा है और इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, वो चीजें सामने है ना मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये चीजें बिल्कुल सामने आनी चाहिए। इसके अंदर मैं बहुत क्लियर हूं कि जो भी गलत है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता है, इंसाफ भी हो, लेकिन कम से कम चीजें जब सर सामने बिल्कुल आ रही हैं। ये तो अब उज़मा कुछ आप कहना चाह रही हैं? आसमा इनको क्लियर होना चाहिए। जितना हम क्लियर करेंगे, जितना हम क्लियर करेंगे उतना बेहतर है। आवाम को इतना एतमाद होगा अपनी पार्लियामान पे। पार्लियामान पे एतबार होना जरूरी है। जो चोर डाकू जिन्हें इस मुल्क को लूटा, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट जब ऐसी होगी, ठीक बात है। सवाल 7 करोड़ कम से कम सर हम सियासतदानों पे सवाल उठा सकते हैं, सियासी जमातों पे उठा सकते हैं। हम कुछ मुकद्दस गाय तो ऐसी है जिनमें सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल, न जजों पे न जर्नैलों पे। जी उज़मा कुछ कहेंगी आप? मैं ब्रेक पे जाऊं। जी देखिए, पहले तो जो है ये मिनिस्टर साहब को अपनी मालूमात दुरुस्त करने की जरूरत है। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल मेरा वालिद एक मेहनती आदमी था और गरीब आदमी था, उसने जाकर हिंदुस्तान से आकर जो है वो अपने लिए काम शुरू किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो उन्होंने यहाँ कारोबार किया और वो नेशनलाइज हुआ भुट्टो साहब के दौर में, और एक सो ऑन। तो अपने हकायक दुरुस्त फरमा लीजिए कीजिए। अल्लाह की शान ये है कि जिन्होंने ज़कात और खैरात खाई हुई है वो दूसरों से आबाई मतलब मामलात का जवाब पूछ रहे हैं। इनसे पूछिए ना, आटा चीनी चोरी का जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ गए हमारे अरबों रुपए जो हमारी जेब से निकाले हैं इन्होंने? अच्छा, वो जो हमारे ऊपर जो है वो रिंग रोड भी बना पहले भी आई है, इसका जवाब मैं अरबों रुपए की जो डकैती की है 2009 का मैं जवाब दूंगा। 2009 से वो जवाब, ठीक है, जवाब कहाँ से आएगा? अच्छा, ब्रेक ले लूं, मंदोखिल साहब को भी पूछना है फिर। जी ठीक है, बिल्कुल मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद मंदोखिल साहब आपसे भी और बुखारी साहब आपसे भी पूछेंगे कि तफसीलात कैसी हैं और इनके जवाब कैसे आप देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंदोखिल साहब, अब जाहिर है कि जो उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो हालात जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है 2023 में हो सकता है 2022 में ही हो जाए, लेकिन अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं था, अपोजिशन से तो बिल्कुल ही नहीं था। तो आपको लगता है कि ये केस जो है ये सियासत पर असरअंदाज हो सकता है? कैसे? देखिए, ये तो इनकी चोरी चकारी तो सामने आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करूं, ये 32 करोड़ का मामला नहीं है। और मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब लिखे हमारे भाई जैसे थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाते, वो मुझे खुद बताते थे कि वो ये बताते थे कि ये जो चंदा ज़कात जो लिए है उन्होंने पर्सनल अकाउंट भी लिया है। ये तो सिर्फ पीटीआई के अकाउंट की बात हो रही, पर्सनल अकाउंट में उन्होंने पैसे लिए। मैं क़यामत के दिन साबित करूंगा, मुझे उन्होंने बताया था मुशाहिदुल्लाह साहब ने पर्सनल अकाउंट में भी ने पैसे लिए हैं। तो ये दायरा, इस वजह से पर्सनल अकाउंट में दोबारा कहूंगा, इमरान नियाजी साहब की बहनों के 70 और 40 अरब रुपए क्या जराई थी, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, आज जो उन्होंने जो पार्लियामेंट के जो क्या है डायरी जो शो की है, इमरान नियाजी साहब 98 लाख टैक्स दे रहे हैं। ये बताओ कि अभी ये हुक्मरान है, इससे पहले कितना टैक्स देते थे? नहीं, 2018 में उन्होंने 2,82,000 दिया और 19 में उन्होंने 98,54,000 दिया, जो कि काफी बड़ा 96 लाख का फर्क आया 2 लाख से 98 लाख तक। तो उन्होंने शो किया ना सर, छुपाए तो नहीं है उन्होंने। ये अज़मा बीबी को बताते, वो थोड़ी देर पहले फरमा रही थी कि इसकी जराए क्या है। उज़मा बीबी जराए का पता चल गया ना, ये जराए ना
जो शख्स 98 लाख टैक्स दे दे तो जरा तो अभी होंगे ना उसके आगे पीछे जमीनें दी होंगी, आगे पीछे कारोबार। सवाल ये नेप कानून भी ये है कि जो स्टेक होल्डर है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, उससे ज्यादा पूछा। हम जब वो अलीमा बीबी की उनकी दूसरी बहन की बात करते थे तो लोग बोलते थे, इनके पीटीआई के लोग बोलते थे भाई वो तो पार्लियामेंट की मेंबर नहीं रही, वो तो हुकूमत में नहीं रही है। तो भाई इमरान नियाज़ी साहब तो हुकूमत में रहते हुए 3.5 साल में इसकी इतने जराए कहां से आ गई है, जरा इसकी तफसील में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, बच्चों का मामला नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये बुखारी साहब पहले आप जवाब दे दे, फिर मैं उस्मा की तरफ जाती हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर टैक्स जो जमा हुआ है उसमें अगर इजाफा हुआ है कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उसकी अगर जराए का इन लोगों को जवाब चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बखूबी दे देंगे। अभी मेरा अपना टैक्स है, मेरी प्रॉपर्टी है जिसका किराया मुझे आता है, वो हर साल वो जैसे किराया बढ़ता है वैसे टैक्स बढ़ जाता है। ये 2,82,000 से 98 लाख पे गया है सर, 2 लाख से 98 लाख। उससे नहीं, देखें अभी प्रॉपर्टी की जो इवेल्युएशन हुई है उसमें इस्लामाबाद में बड़ा फर्क आया है। फिर उसके अंदर देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि जिसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन वो खान साहब जरूर देंगे। अगर 98 लाख रुपए टैक्स जमा कराया है और पहले 2 लाख रुपए जमा कराया, जो फर्क आया है कहां से आया है ये तो एफबीआर के जो रिटर्न है उसके अंदर मौजूद होगा। बिल्कुल, क्या असासे कितने वो अगले साल जो मैं बात कह रहा था, मैं जो बात कह रहा था कि ये जो बात कर रहे थे ना कि आटा चोर चीनी चोर, आटा चोर चीनी चोर तो वो लोग हैं जिनकी मिले हैं और जिन्हें 2009 में चीनी एक्सपोर्ट की और फिर क्रशिंग सीजन को डिले किया शरीफ फैमिली ने और लोगों के ऊपर दबाव डाला, गनशकर के ऊपर दबाव डाला कि आप क्रशिंग शुरू ना करें, और फिर इन लोगों ने 140 रुपए तक चीनी लेके गए। ये 2009 की मैं बात बता रहा हूं। तो इनके अंदर वो कुव्वत है बात करने की। ये जबकि माफियाज जो ज्यादातर इनके साथ मुलविस हैं, माफियाज ने जो किया वो तो उनके तो है, मगर आपकी काबीना में भी बैठे हुए कि जिनकी मिले हैं और चीनी की कीमतें जो है आपके सामने। गलत है, मैं आसमा बार बार कहता हूं, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हम में से है और किसी और में से, किसी और में से हुई है। जिसने पाकिस्तान को नुकसान दिया है वो गलत है। वो जवाब दे भी है, बिल्कुल उस्मा जवाब दे तो है ना, वो बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बताएंगे कि 98,54,000 उनका कैसे हुआ एक साल के अंदर। बिल्कुल, मतलब प्राइम मिनिस्टर देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेट से ऊपर नहीं है, उन्हें जवाब देना है। सही बात है, दुरुस्त बात है। जी उस्मा, आज तक किस चीज का जवाब दिया इमरान खान ने, बताइए। जैसे मैंने कहा कि पूछा भी नहीं है ना, देखिए जवाब दे दिए। हमजा ने, हसन हुसैन ने, इनको बताइए इनका टाइम, बात का इनको बताइए इन्होंने बात कर ली है। जी बताइए, बात सुनिएगा जरा, उस्मा की भी सुन ले। नहीं, बात करेंगे तो मैं इंटरवीन करूंगा। आ गया जी, बताइए बात कर ली है। आप हुकूमत को, इनको बताइए इन्होंने बात कर ली है। लीडर कितने बड़े चोर है। बुखारी साहब भाई साहब उनको भी बात कर लेने दें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। बिल्कुल, जी उस्मा, जी उस्मा। आसमा बता दीजिए उनको, आप प्रोग्राम पहली दफा उनको फॉर्मेट बता दीजिए कि इसमें बारी बारी हर एक ने बात करनी होती है। ये कोई यहाँ पर बादशाह सलामत नहीं है। चलिए अब आप ही नॉन स्टॉप बोलते चले जाएंगे हर एक की बारी के अंदर। जी जब बात की है फिर सुनने की हिम्मत भी रखो, बात की है फिर सुनने की हिम्मत भी रखो। यहाँ बैठ के साधु बन के हाँ होना चाहिए, फलाना होना, सुनाने की भी जरूरत है। कंटेंट पे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 98 लाख टैक्सेस हैं, वो कह रहे हैं कि वो उसकी तफसीलात बताएंगे। आप क्या कहती हैं, 2 लाख से 98 लाख पे कैसे आए? नहीं, आप इनसे बात कर लीजिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो तो चुप है भी। का शौक आ रहा है, इनसे बात कर लीजिए। अच्छा वो चुप नहीं, है। उनको बहुत शौक आया, इनसे बात कर लीजिए। उनको अगर तमीज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? अच्छा एक सवाल और मैं पूछ लेती हूँ, आराम से लफ्जों में कह सकूं कि अपनी बारी में बात कीजिए। आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं खातून बन के प्लीज, आपको पता है मेरे शो पे ये नहीं होता। मत किया करें। अच्छा प्लीज आप जवाब दे तमीज जी बुखारी साहब प्लीज, आप प्लीज 2 मिनट आप अपने हाथ जोड़ूं, आप अपने ट्रेडिशंस का ख्याल करें। आगे हाथ जोड़ूं तो मुझे बात करने फिर बात करनी बंद कर दें। इनके आगे हाथ जोड़ूं तो मुझे बात करने दें। यावर भाई प्लीज 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उस्मा प्लीज ये बताइए कि पीटीआई तो कोर्ट में चली जाती थी, जराए के लिए कोर्ट में चली जाती थी। आप लोग जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर के 98 लाख कैसे हुए, जाएंगे आप कोर्ट में? जी नहीं आसमा, दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझसे सवाल किया है, इसका जवाब मुझे देने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे ना मैं किसी की वजह से बैठी हूँ और ना मुझे किसी से इजाजत की जरूरत है। ठीक है, अब आप किसी दे को देना। बहुत अपने टेंट्रम दिखाने का शौक है, कहीं और जाके दिखाए।
मैं किसी मिनिस्टर को समझती कुछ नहीं। अच्छा उस्मा, बिल्कुल आपको पता है मेरे शो पे लड़ाई नहीं हमें होगी। जाना चाहिए। आप टेंट्रम वगैरह की ज्यादा बातें ना करें ना उस्मा, आप अपनी हद के अंदर रहे और अपनी तमीज दिखाएं। तमीज अगर नहीं है तो बता दें। अब आप उस्मा, आप पूरी पॉइंट बात कर लेना, वो तो चुप हो गए थे मेरे कहने नहीं पे। बैठूं कि आपकी वजह से चुप हो जाऊंगा। अगर आपने गलत बात की तो मैं आपको जवाब दूंगा। कादर मंदोखेल साहब, इनसे हमदर्दी है। नहीं, आप हमदर्दी ना रखें, आप अपने साथ रखें, आप अपने साथ हमदर्दी रखें, आप अपने साथ हमदर्दी रखें, अपना किबला दुरुस्त रखें। मैं ख्याल है कि अगर मैं आगे चली जाऊंगी मेरे 5 मिनट इसी में जाया हो गए हैं। प्लीज, आप टीवी है, इस पे टाइम हमें मुझे तमीज कह रही हो, वो मुझे बात नहीं करने दे रहा। मुझे कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो चुप हो गए थे। अब आप जवाब तो दे दें, कम से कम आप कोर्ट में भी जा सकते हैं क्या कि असासे कहाँ से है? वो मुझे जवाब देने दे रहे हैं आसमा, वो मुझे जवाब वो चुप हो गए अभी, वो बीच में भी चुप हो गए थे। आप तो प्लीज बात करें, वो चुप हो गए थे, अभी भी चुप है। अब बता दें, जवाब मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है मुझे तमीज नहीं है। आप इनसे बात, ये किसी ने भी नहीं कहा कि तमीज नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा उस्मा के तमीज नहीं है। कादर मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है ये सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है? ये लड़ाई झगड़े सियासी जमातों के अंदर जरूर होते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या निजाम को, जमहूरियत को हो सकता है? आसमा बीबी, वो कहावत है कि आप जब किसी के ऊपर उंगली उठाए तो 4 उंगली आपकी अपनी तरफ आती है। यही 136 दिन के कंटेनर पे उस्मा, ये बहुत ये बड़ी गलत बात है उस्मा बुखारी साहिबा। हम आपको पूरा बोलने का वक्त भी मिल रहा था और मिला भी था, आप प्रोग्राम छोड़ के चली गई हैं। ये बहुत मेरा ख्याल है अफसोसनाक बात है। एनीवेज, जी मंदोखेल साहब, देखिए, जब आप उंगली एक की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ जाएंगी। ठीक, यही हमने देखा। इमरान नियाजी साहब की जितनी बातें हैं वो पलट पलट के उनकी तरफ वापस जा रहा है। ये फॉरेन फंडिंग, ये बात कर रहे थे मनी ट्रेल की, ये बात कर रहे थे सजाद की, ये बात कर रहे थे टैक्स चोरी की, ये बात कर रहे थे जायदाद कैसे बना ली हुक्मरानों ने। वो सारी चीजें तो पलट के इनके पास आ रही है। ये सारे तो पलट के इनके पूरा उस पे आ रहे, चेहरे के सामने आ रहे हैं। सवाल ये है, वो कहते हैं ना, शीशे के घर में रहते हुए किसी पे पथराव नहीं करते। आज बुखारी साहब भी इस बात के काबिल नहीं है कि वो जवाब दे सके कि 2 लाख से टैक्स 98 लाख कैसे हो गए। अब जो शख्स 98 लाख टैक्स दे रहा है तो जायदाद का अंदाजा आप इस चीज से लगा ले। और एक शख्स जिसकी तनख्वाह 1,80,000 हो और 1,80,000 में बनी गाला में जो कुत्ते हैं उनकी गोश्त भी नहीं आते, इतनी बड़ी महल उन्होंने कैसे, चलो महल का तो उन्होंने सर आप कोर्ट चले जाए ना, जैसे पीटीआई जाती थी। आप ये तो मानेंगे कि पीटीआई हर चीज पे कोर्ट पे जाती थी। आप कोर्ट चले जाएं, आप पूछेंगे ये कैसे? देखिए, हम जरूर जाएंगे कोर्ट में। ठीक। और इससे पहले स्टार्टिंग में आपने साकिब निसार की जो बात की थी कि उसने सादिक अमीन डिक्लेयर किए, मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला है। सादिक निसार, अच्छा चलिए ये, अच्छा ठीक है। अच्छा जी बुखारी साहब, लास्ट कमेंट सर। बिल्कुल ठीक है, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। आप कोर्ट आप चैलेंज करेंगे, ठीक है। हम लोगों को एक जगह पे जरूर इकट्ठा होना चाहिए। अगर इनको जो भी सवाल करना है बिल्कुल जाए, इनके लिए हर अदालत का दरवाजा खुला है। और मैं इनको कहूंगा प्लीज बिल्कुल जाएं, और खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, इसके अंदर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। और देखें, कोई इंसान, कोई शख्स स्टेट से ऊपर नहीं है, स्टेट सॉवरेन है और हम सब उसके ताबे हैं। हमें उसके कानून को मानना जरूरी है। वो अभी कह रहे हैं कि हम हर तरह की सारी चीजों पे मैं खुद जाऊंगा। अभी वो कह रहे हैं कादर मंदोखेल साहब कि मैं खुद चैलेंज करूंगा सारे केसेस जो हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी, एक चीज फारिक साहब से पूछे, इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, सारे वज़ीर-ए-आज़म साहब देंगे। भाई आप तर्जुमान बन के बैठे हुए, आप भी तो जवाब दे दे कि ये से कहां से आ गया भाई। मंदोखेल भाई, मंदोखेल भाई, आपने जो सवाल किया है, मैंने एफबीआर की रिटर्न नहीं देखी। एफबीआर की अगर मैंने रिटर्न उनकी देखी होती मैं आपको जरूर जवाब देता, कोई इशू भी नहीं है। देखें, मुझे किसी चीज की हिचकिचाहट नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि एक शख्स जिस एक और जवाब भी बिल्कुल भाई साहब, एक और जवाब भी वो दोनों ने कहा कि शायद छतरी उठ गई है, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसका भी जवाब नहीं कोई छतरी देखें ये छतरी की जो बात है, क्योंकि इन लोगों का बहुत तल्ख एक तजर्बा है कि इन लोगों को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया। पहली दफा फेयर इलेक्शन हुआ और जो हुआ वो नजर आए। अच्छा। इसके अंदर आप मुझे बताएं, किसी पॉलिटिशियन से पता करें, किसी के हल्के के अंदर कोई डब्बा भर के मुझे दिखा दे, चाहे फौज है चाहे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोई भी नहीं कर सकता, कोई इजाजत ही नहीं देता। अच्छा जी, काउंसलर नहीं बन सकते थे, आज वो वफाकी वजीर बन बैठे। अच्छा, कराची में हुआ है।
टमाटर के इलेक्शन में हुआ है, अच्छा, अली शेखी के इलेक्शन में हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिन ब दिन पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ आवरी का, और उज़मा का भी बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ लाई थी प्रोग्राम में मगर नाराज होकर उठी हैं। मगर हर एक को अपनी बात करनी है, उन्होंने भी करने की कोशिश की, सबको करनी है, बात यही है, और जमहूरियत का हुस्न भी यही है। और अब जब जिस तरह के इल्जामात आ रहे हैं, इसको कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा कि इस टाइमिंग के अंदर और क्या क्या है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।